आपके हाथ में रिपोर्ट है, हस्बैंड का सेमेन एनालिसिस नॉर्मल है, वाइफ की सोनोग्राफी नॉर्मल है, ट्यूब्स भी ओपन है, ओवुलेशन हो रहा है, हार्मोन्स, थायराइड, ब्लड शुगर सब नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। आपने कई डॉक्टर्स बदले होंगे और हर बार यही सुना होगा, सब नॉर्मल है, ट्राई करते रहो। लेकिन अंदर से एक सवाल बार बार आता है कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। कई बार मन में यह भी आता है कि कहीं कोई नजर तो नहीं लग गई, कोई कर्ज तो नहीं है, या ये सब हमारे कम का रिजल्ट है। मैं यहाँ आपको जज करने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं आपको यह जरूर बताने आया हूँ कि जब रिपोर्ट्स नॉर्मल हो और प्रेगनेंसी न हो तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। वो इनविजिबल नहीं है, बस स्टैंडर्ड टेस्ट से डिटेक्ट नहीं हो रही। आज मैं आपको वो एडवांस साइंस समझाऊंगा जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस में शामिल नहीं होती, और साथ ही एक क्लियर स्टेप अप प्लान दूंगा जो क्लिनिकली प्रूवन है और एक्चुअली काम करता है। यह वीडियो आपकी कंफ्यूजन क्लियर करेगा और आपको डायरेक्शन देगा ताकि आप गैस वर्क से बाहर निकलकर सही डिसीजन ले। मैं हूं डॉक्टर प्रणय शाह, डायरेक्टर एंड चीफ फर्टिलिटी कंसल्टेंट, वेलस्प्रिंग आईवीएफ एंड वुमेन्स हॉस्पिटल अहमदाबाद से। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी एक फ्रस्ट्रेटिंग डायग्नोसिस है, लेकिन यह एक रियल मेडिकल कंडीशन है। मेरे एक्सपीरियंस में अनएक्सप्लेन का मतलब है अभी तक अनएक्सप्लेन, क्योंकि जब हम डीपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आंसर मिलते हैं। स्टैंडर्ड इनफर्टिलिटी वर्कअप को ज्यादातर क्लिनिक्स करते हैं, बट वो फर्टिलिटी आइसबर्ग का सिर्फ टिप है। यह टेस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन कंप्लीट पिक्चर नहीं देते, इसीलिए रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं होती। अब समझते हैं कि स्टैंडर्ड टेस्ट क्या कवर करते हैं। सेमेन एनालिसिस में काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी देखी जाती है। एचएसजी या लेप्रोस्कोपी से ट्यूब की पेटेंसी चेक होती है। ओवुलेशन ट्रैकिंग बेसिक सोनोग्राफी से होता है, और हार्मोन जैसे कि एफएसएच, एलएच, एएमएच, टीएसएच, प्रोलेक्टिन चेक होते हैं। यह सब जरूरी है लेकिन इनकम्प्लीट है। अब सवाल है, स्टैंडर्ड टेस्ट तो फिर क्या मिस करते हैं? यहीं से एक्चुअल साइंस शुरू होती है और यहीं से अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का आंसर निकलता है। पहला हिडन फैक्टर है स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन। स्टैंडर्ड सेमेन एनालिसिस स्पर्म की क्वांटिटी और मूवमेंट को बताता है, लेकिन डीएनए क्वालिटी नहीं बताता। अगर स्पर्म का डीएनए फ्रेगमेंटेड है तो फर्टिलाइजेशन हो सकती है और एम्ब्रियो भी बन सकता है, लेकिन एम्ब्रियो आगे डेवलप नहीं करता या अर्ली स्टेज में फेल हो जाता है। डीएफआई आइडियली 15% से कम होना चाहिए, और हाई डीएफआई फर्टिलिटी आउटकम को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। दूसरा हिडन फैक्टर है एग स्पर्म फर्टिलाइजेशन फेलियर। एग के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। कुछ केसेस में यह लेयर बहुत हार्ड होती है जिससे स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पाता। ऐसे केसेस में इक्सिक टेक्निक यूज की जाती है जिससे स्पर्म को डायरेक्टली एग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तीसरा फैक्टर है एम्ब्रियो एंडोमेट्रियल एसिंक्रोनी। इसका मतलब है एम्ब्रियो और यूट्रस का टाइमिंग है वो मैच नहीं करता। एंडोमेट्रम उस समय रिसेप्टिव नहीं होती जब एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी होता है, तो वो केसेस में एरा टेस्ट इस इम्प्लांटेशन विंडो को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, जिसे एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी ऐसे बोलते हैं। अब कुछ मिथ क्लियर करते हैं जो पेशेंट्स को गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। उसमें पहला मिथ है स्ट्रेस की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। हाँ, स्ट्रेस एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन अकेले स्ट्रेस नॉर्मल फैक्टर फर्टिलिटी को ब्लॉक नहीं करता। अगर 1 साल से ज्यादा ट्राई करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं है तो डीपर इन्वेस्टिगेशन इवैल्यूएशन जरूरी है। दूसरा मिथ है रिपोर्ट्स नॉर्मल है इसलिए आईवीएफ की तो कोई जरूरत ही नहीं है, जबकि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में आईवीएफ सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं बल्कि डायग्नोस्टिक टूल भी हो सकता है। आईवीएफ के दौरान हम फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट और क्वालिटी को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। यह इंफॉर्मेशन नेचुरल कंसेप्शंस में कभी नहीं मिलती। तीसरा मिथ है आईयूआई से गारंटीड सक्सेस मिलेगा बिकॉज सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं। देखिए, आईयूआई एक अच्छा इनिशियल स्टेप है, लेकिन इसकी सक्सेस रेट पर साइकिल लगभग 10 to 15% होती है। 3-4 साइकिल्स के बाद अगर रिजल्ट्स नहीं है तो आईवीएफ पर मूव करना मेडिकली करेक्ट होता है। आईयूआई पर इंडेफिनेटली रुकना टाइम वेस्ट करने जैसा है। चौथा मिथ है आईयूएफ भी फेल होगा क्योंकि सब नॉर्मल है। रियलिटी यह है कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में आईवीएफ के सक्सेस रेट सबसे अच्छे होते हैं। आईवीएफ लैब में हिडन प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई और करेक्ट की जाती है, इसीलिए आईवीएफ कई बार सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन होता है। अब बात करते हैं स्टेप अप प्लान की। यह एक स्ट्रक्चरल अप्रोच है जिसमें अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी को सिस्टमेटिकली मैनेज किया जाता है। पहला स्टेप है एडवांस इन्वेस्टिगेशन। यह टेस्ट स्टैंडर्ड वर्कअप के बाद किए जाने चाहिए। इसमें स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन एनालिसिस टेस्ट, एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज और हिस्ट्रोस्कोपी शामिल है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग हो सकती है। विटामिन D3, प्रोलेक्टिन और इंसुलिन लेवल्स भी चेक किए जाते हैं।
कई बार ये स्मॉल फैक्टर है, बट ये स्मॉल फैक्टर भी मेजर डिफरेंस है वो क्रिएट करते हैं, और इनको करेक्ट करके प्रेगनेंसी के चांसेस है वो डेफिनेटली इंप्रूव किए जा सकते हैं। दूसरा स्टेप है टाइमली इंटरकोर्स विद ओवुलेशन मॉनिटरिंग। अगर यह प्रॉपरली पहले नहीं हुआ है तो 2-3 साइकिल साइंटिफिकली मॉनिटर करके ट्राई करना चाहिए। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, HCG ट्रिगर और लुटियल फेस सपोर्ट इसमें शामिल होते हैं। यह बेसिक स्टेप है लेकिन इफेक्टिव स्टेप है। तीसरा स्टेप है IUI, मैक्सिमम 3 से 4 साइकिल्स कंट्रोल ओवरियन स्टिमुलेशंस के साथ मॉनिटर्ड IUI साइकिल किए जाते हैं। अगर 3 साइकिल के बाद भी सक्सेस नहीं है तो डिले नहीं करना चाहिए। उसके बाद IVF नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होता है। चौथा स्टेप है IVF विद ICSI। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में जनरली ICSI रूटीनली प्रीफर किया जाता है। इससे फर्टिलाइजेशन फेलियर का रिस्क कम होता है और एम्ब्रियो डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर किया जा सकता है। पांचवा स्टेप है एडवांस केसेस के लिए, जिसमें IVF विथ PGTA विथ एरा। PGTA मतलब प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ एम्ब्रियो से एम्ब्रियो की क्रोमोसोमल हेल्थ है वो चेक होती है। एरा से सही इम्प्लांटेशन विंडो आइडेंटिफाई होती है और एडवांस स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक आउटकम को इम्प्रूव करती है। कुछ एडवांस इंसाइट्स भी जरूरी है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि मेल फैक्टर अक्सर अंडर इन्वेस्टिगेटेड रहता है। नॉर्मल सेमेन एनालिसिस के बावजूद DNA फ्रेगमेंटेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एब्नॉर्मल हो सकते हैं, इसीलिए मेल इवोल्यूशंस को इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। लाइफस्टाइल भी हिडन रोल प्ले करता है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी और पुअर डाइट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि CoQ10, विटामिन C, विटामिन E और जिंक फर्टिलिटी को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। ये दोनों पार्टनर्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेकंड ओपिनियन लेना भी बहुत जरूरी है। जनरल गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के इवैल्यूएशंस में बड़ा डिफरेंस हो सकता है। स्पेशलाइज्ड सेंटर पर डीपर इन्वेस्टिगेशंस पॉसिबल होती है और सही डायग्नोसिस वही मिल पाता है। अगर आपको बार बार कहा गया है कि सब नॉर्मल है और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो याद रखें आपका केस होपलेस नहीं है, आपका केस अंडर इन्वेस्टिगेटेड है। डीपर टेस्ट है, एडवांस टेक्निक है और स्ट्रक्चरल ट्रीटमेंट प्लान है। और सबसे जरूरी है एक ऐसा डॉक्टर जो आपकी बात सुने और सीरियसली ले, जो तब तक सर्च करता रहे जब तक कि वो आंसर न मिल जाए, क्योंकि हर केस का आंसर होना चाहिए। और अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, उन कपल्स के साथ शेयर करें जो इसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। कमेंट में अपने सवाल लिखें, मैं पर्सनली गाइड करके कमेंट में रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब करें हर हफ्ते साइंस और होप के साथ। थैंक यू।